हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी में। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी सीटेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में जुटे होंगे। कल की क्लास में हमने न्यूटन के गति के तीनों नियम के बारे में डिटेल में एग्जाम्पल के साथ, डायग्राम के साथ हमने पढ़ा था। अगर आप वो क्लास जाके देख लेते हैं, 20 मिनट की क्लास है, तो आपके न्यूटन के गति के नियम से आने वाले सिंगल प्रश्न भी आपके गलत नहीं होंगे, इसकी गारंटी है। तो आप वो क्लास जाके जरूर देखिएगा। इसके पहले हमने मोशन टॉपिक कंप्लीट किया था, आप वो भी क्लास जाके एक बार देख लीजिएगा। मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी जहाँ पे सारी क्लासेस मैं सीक्वेंस से वहाँ पे डाल दूंगी, तो आप जाके एक एक क्लास वहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। क्योंकि अभी सिलेबस सीरीज चल रही है, यानी अभी हम सिलेबस पढ़ रहे हैं। जब आपका लगभग 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम पीवाईक्यू क्वेश्चन और नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। बाकी आज की क्लास में हम फोर्स टॉपिक यानी बल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बल क्या होता है, बल के प्रकार कितने होते हैं। खासकर हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि जो घर्षण वाला टॉपिक है, फ्रिक्शन टॉपिक है, इससे आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इसीलिए आज हम बल और फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ और विद डायग्राम मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और पढ़ते हैं बल होता क्या है। तो देखिए, अगर यहाँ पे बल की बात करें कि बल या फिर फोर्स क्या होता है, तो बल तो एक बाह्य कारक होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर होता है, यानी बाहर से लगाया गया एक कारक होता है। अब जो बल है, बल का काम क्या होता है? तो बल या तो किसी वस्तु का, व्यक्ति का अवस्था में परिवर्तन करेगा, या फिर उसके स्थिति में परिवर्तन करेगा, या तो उसके आकार में परिवर्तन करेगा, या तो उसके आकृति में परिवर्तन करेगा। यानी किसी भी चीज़ में फोर्स अप्लाई करना है, कर रहे हैं या फिर बल लगा रहे हैं, तो बल लगाने का मेन मकसद क्या है? या तो उसके अवस्था में परिवर्तन करना है, स्थिति में परिवर्तन करना है, आकार में परिवर्तन करना है, या फिर आकृति में परिवर्तन करना है। तो कुल मिलाकर जो बल अप्लाई किया जाता है वो परिवर्तन करने के लिए या परिवर्तन करने का प्रयास करने के लिए फोर्स अप्लाई किया जाता है। इसीलिए अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन पे जाते हैं तो लिखा है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति, आकार या फिर आकृति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब यहाँ पे देखें, ये चंगू मंगू दो हैं। क्या है? इसका नाम चंगू है और ये है मंगू। अब ये क्या कर रहे हैं? एक बॉक्स रखा है। अब ये क्या कर रहा है? चंगू क्या कर रहा है? बॉक्स को धक्का दे रहा, अब धकेल रहा मतलब उसके स्थिति में परिवर्तन कर रहा। और यहाँ पे मंगू भी क्या कर रहा है? बॉक्स को अपनी तरफ खींच रहा है। खींचना मतलब वो भी स्थिति में परिवर्तन कर रहा। तो कुल मिला के अगर किसी भी वस्तु के स्थिति में, अवस्था में, आकार में, आकृति में परिवर्तन हो रहा या परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो बल कहलाएगा। हाँ, कार्य अलग होता है, वो हम दूसरे टॉपिक पे पढ़ेंगे जब कार्य वाला टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन बल क्या होता है, अगर हम प्रयास भी कर रहे हैं ना तब भी वो बल कंसीडर किया जाएगा। अब बल होता क्या है? तो बल एक प्रकार की सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि। सदिश राशि मतलब इसमें परिमाण भी होगा और परिमाण के साथ साथ इसमें दिशा होगा, दोनों होते हैं। इसीलिए बल को हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, बल दो तरीके से कार्य करते हैं। यहाँ पे मैं एक आपको डायग्राम बना के दिखा रही। ये क्या है? एक बल यहाँ पे लग रहा F1 और दूसरा बल लग रहा है F2। देखिए, अगर दोनों बल जो दोनों कार्यरत बल हैं वो एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, अगर वो एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा? F1 प्लस F2 होगा। क्या होगा? F1 प्लस F2 होगा। लेकिन अगर बल जो कार्यरत बल हैं दोनों अगर विपरीत दिशा में कार्य करें, जैसे ये बॉक्स है, एक बल इधर कार्य कर रहा F1 और दूसरा बल किधर कार्य कर रहा? इधर F2, तो इस कंडीशन में जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा? F1 माइनस F2 होगा। और यहाँ पे जो F1 है वो कंडीशन ये है कि यहाँ पे F1 F2 से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो अगर दो कार्यरत बल एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो F1 प्लस F2 हो जाएगा, और अगर दो कार्यरत बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो जो परिणामी बल होगा वो क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2 हो जाएगा। अब बलों के प्रकार के बारे में देखते हैं कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो जो मेनली बल होते हैं ना, बल को, फोर्स को दो टाइप में बांटा गया है। एक है कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको हम संपर्क बल बोलते हैं, और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको हम गैर संपर्क बल बोलते हैं। अब संपर्क बल क्या होता है? तो संपर्क बल ऐसा बल होता है, जैसे मान लीजिए कोई ये वस्तु है, इसमें अगर हम बल लगा रहे हैं तो या तो हम बल इसमें डायरेक्ट रूप से, यानी ये हमारा हाथ है, हम डायरेक्टली इसमें बल
लगा रहे हैं, या फिर मान लीजिए ये बॉक्स है, बॉक्स को हम ईंट से दबा रहे हैं। अब ये ईंट हम अपने हाथ में पकड़े हैं, तो ये ईंट जो हो जाएगी ये क्या कहलाएगी? माध्यम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? माध्यम कहलाएगी। तो कुल मिला के कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है? ऐसा बल होता है जिसमें जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं या तो डायरेक्टली करते हैं यानी संपर्क में आके करते हैं, या तो किसी माध्यम के द्वारा करते हैं। क्या करते हैं? या तो किसी माध्यम के द्वारा करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? संपर्क बल या फिर कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स को हम हाथ से भी धक्का दे सकते हैं, या फिर हम एक ईंट पकड़े और ईंट के माध्यम से हम इस बॉक्स को धक्का दे रहे हैं, तो यहाँ पे ईंट क्या कहलाएगी? माध्यम कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन को देखिए कि ऐसा बल जो संबंधित निकाय पर प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली काम कर रहा, या फिर किसी माध्यम से अथवा किसी अन्य माध्यम से परोक्ष रूप से आरोपित होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? संपर्क बल कहलाते हैं। कुल मिला के जो भारी भरकम लैंग्वेज लिखी है वो ये लिखी है कि किसी भी वस्तु पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्टली कर रहे हैं या फिर किसी माध्यम के द्वारा कर रहे हैं, पर हम हैं कांटेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स या फिर संपर्क बल कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए कि कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं। ये जो नॉर्मल फोर्स है, जैसे किसी भी मेज पे किसी भी बुक को रख दिए तो ये नॉर्मल फोर्स क्या कहलाएगा? कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। ये जो आपका तन्यता फोर्स है ये भी कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल जो है ये भी कांटेक्ट संपर्क बल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए व्यक्ति डायरेक्टली वस्तु के संपर्क में है, यहाँ पे भी व्यक्ति डायरेक्टली वस्तु के संपर्क में, यहाँ पे दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में हैं। घर्षण बल, फ्रिक्शन भी किस में आता है? संपर्क बल में आता है। और जो स्प्रिंग फोर्स होता है ये भी किस में आता है? संपर्क बल में आता है। पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं, पहला हम प्रकार देखते हैं आरोपित बल या फिर अप्लाइड फोर्स। तो बताइए आरोपित या फिर अप्लाइड फोर्स क्या होता है? किसी व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु पे जो बल लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? अप्लाइड फोर्स या फिर आरोपित बल कहते हैं। यानी एक व्यक्ति या वस्तु दूसरे व्यक्ति या फिर वस्तु, अब यहाँ पे व्यक्ति बस लेके नहीं चलिएगा कि आप बोल दीजिए कि अभी आपने डायग्राम दिखाया कि एक बुक एक मेज पे बल लगा रही है, मैं बोल रही ना या तो व्यक्ति वस्तु या फिर वस्तु वस्तु या तो फिर व्यक्ति व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति या फिर वस्तु पे बल लगाते हैं जो डायरेक्टली रूप में, उसको हम क्या बोलते हैं? आरोपित बल बोलते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति द्वारा मेज को धक्का देकर उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ये क्या कहलाएगा? आरोपित बल या फिर अप्लाइड फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अप्लाइड फोर्स कहलाएगा। दूसरा है लंबवत बल। इसको अभी हमने देखा है कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है? किसी भी जो स्टेबल वस्तु है यानी स्थिर वस्तु है उसके द्वारा जो उसके संपर्क में जो सतह आती है उस सतह पे जो लंबवत बल लगाया जाता है, जो सहायक बल लगाया जाता है, सपोर्टिव फोर्स लगाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लंबवत बल या नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो लंबवत बल है ये क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है। अब जैसे मान लीजिए ये एक क्या है? मेज है। अब इस मेज पे अगर हम क्या कर रहे हैं? एक बुक को रख दे रहे हैं, तो जो बुक की निचली सतह है और जो टेबल की सतह है ये क्या कर रहा है? टेबल की सतह बुक की सतह को यानी बुक के भार को क्या दे रहा है? सहारा दे रहा है, उस पर एक फोर्स लगा रहा है, और इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? लंबवत बल या फिर नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे लंबवत बल समझ में आ गया होगा। तीसरा बल है घर्षण बल। अब जो घर्षण बल होता है ये दो सतह के बीच लगने वाला बल होता है। क्या होता है? दो सतहों के बीच लगने वाला बल होता है। घर्षण बल लगने के लिए दो सतह का होना जरूरी है। और साथ ही ये जो घर्षण बल है ये कैसा बल है? विरोधी बल है। क्या है? विरोधी बल है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जैसे कि कोई भी गाड़ी, मान लीजिए ये क्या है? एक गाड़ी है, ठेला है, जो भी आपको मानना है, ये एक किसी सड़क पे चल रहा, तो जब ये सड़क पे चलेगा तो ये सड़क पे आगे की ओर बल लगाएगा। कैसे बल लगाएगा? आगे की ओर बल लगाएगा। तो सड़क इस पे विपरीत दिशा में पीछे की ओर घर्षण बल लगाती है, जिसकी वजह से ये जो भी ठेला है, गाड़ी जो भी है, ये आगे की ओर बढ़ पाता है या फिर चल पाता है। कुल मिला के ये जो घर्षण बल है ये क्या करता है? गति का विरोध करता है। क्या करता है? गति का विरोध करता है। घर्षण बल बहुत इंपॉर्टेंट है। घर्षण बल, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको घर्षण बल को स्पेशली डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और इससे प्रश्न भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब चौथा देखते हैं तनाव बल या फिर टेंशन फोर्स। ये क्या होता है? तार, रस्सी, केबल या फिर धागा, इनको अगर हम दो विपरीत सिरों से खींचते हैं तो इसमें जो बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? तनाव बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तनाव बल उसको कहा जाता है।
पांचवा संपर्क बल का प्रकार क्या हो जाएगा? स्प्रिंग बल या स्प्रिंग फोर्स इसको कहते हैं। तो ये क्या होता है? किसी संपीड़ित जो कंप्रेस हो सकता है या फिर खींची हुई स्ट्रेच्ड स्प्रिंग द्वारा उससे जुड़ी हुई वस्तु पे जो बल लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, अब इससे स्प्रिंग जुड़ी है, ठीक है, इससे क्या है? स्प्रिंग जुड़ी है। तो हम इस स्प्रिंग के द्वारा इस वस्तु पे जो बल हम अप्लाई करते हैं, जो फोर्स हम इस पे लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बल बोलते हैं। तो ये सारे किसके प्रकार हो गए? संपर्क बल के प्रकार हो गए। अब दूसरा बल का प्रकार क्या होता है? गैर संपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट फोर्स में पढ़ा था कि उसके लिए व्यक्ति या फिर वस्तु का डायरेक्ट संपर्क होना चाहिए या फिर किसी माध्यम के द्वारा अगर बल लगाया जाता है तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो गैर संपर्क बल या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ये क्या होता है? तो ये ऐसा बल होता है जो एक पिंड के द्वारा किसी अन्य पिंड के प्रत्यक्ष संपर्क में आए बिना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए बिना जो बल अप्लाई किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे जो दो पिंड हैं, दो पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते, डायरेक्टली भी नहीं आते, किसी माध्यम के द्वारा भी नहीं आते, लेकिन इन पे आपस में बल लगता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? गैर संपर्क बल बोलते हैं। अब गैर संपर्क बल में कौन कौन से आ जाएंगे? तो मेनली आ जाएगा ग्रेविटी, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये गैर संपर्क बल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है, ये टाइप होता है। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और तीसरा है मैग्नेटिक फोर्स। अब चलिए इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल बताइए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल एक तो ये आकर्षण बल है। क्या है? आकर्षण बल है, यानी ये चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है, इसीलिए इसको हम अट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण बल बोलते हैं। तो जब अगर मान लीजिए कि पृथ्वी पे कोई भी वस्तु मौजूद है और उस वस्तु का कोई ना कोई अगर मास है, द्रव्यमान है, तो उन सभी वस्तु या सभी पिंड जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान है, उनके बीच में एक बल काम करता है जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो द्रव्यमान युक्त सभी पिंडों के मध्य कार्य करता है उसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं, ये सभी अपने निश्चित कक्षा में सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते रहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही अगर हम पृथ्वी से कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, हमने एक बॉल ऊपर फेंकी, क्या वो बॉल ऊपर ही रह जाती है? बिल्कुल नहीं। अगर हम उस बॉल को फेंकते हैं तो ये जो बॉल होती है, ये बॉल क्या होती है? एक समय बाद जब इसकी गतिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा, ये एक टर्म आया है, मैं इसको आपको बताऊंगी बाद में ये होते क्या है। लेकिन अभी आप यहाँ पे समझिए कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है जो कि उसको गति प्रदान करती है। तो जब ये बॉल ऊपर जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसकी गतिज ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, यानी इसकी जो भागने वाली एनर्जी है वो समाप्त हो जाएगी। और जब भागने वाली एनर्जी समाप्त हो जाएगी तब ये क्या करेगा? वहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तब ये बॉल ऊपर ही नहीं रुका रहता, ये बॉल क्या करता है? धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ गिरने लगता है। तो पृथ्वी की तरफ जो गिरने लगता है बॉल, इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण गुरुत्वाकर्षण बल ही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के अंदर होता है, जिसके कारण से वो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है। इसीलिए पृथ्वी से हम अगर निश्चित ऊंचाई तक कोई भी वस्तु को फेंकते हैं तो वो ऊपर जाने के पश्चात फिर से वापस वो पृथ्वी पे आ जाती है। तो ये किसके कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। दूसरा है स्थिर विद्युत बल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं? दो आवेशित पिंडों, यानी दो पिंड और उनमें क्या होना चाहिए? आवेश होना चाहिए। आवेश क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। तो दो आवेशित पिंडों के मध्य लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर स्थिर विद्युत बल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है और इसको हमने स्कूल टाइम पर बहुत ज़्यादा किया भी है कि हम कंघे को क्या किया? कंघे को कपड़े पर रगड़े या फिर हम उसको बाल पर रगड़ते थे। सबसे ज़्यादा हम बाल पे रगड़ते थे। और जब हम कंघे को कपड़े पर रगड़ते हैं या बाल पे रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद क्या होता है? जब उसको हम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे ना, तो ये जो कागज़ के टुकड़े हैं ये कंघे से जाके चिपक जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर स्थिर विद्युत बल कहते हैं। और तीसरा क्या है? तीसरा एक है मैग्नेटिक फोर्स या फिर इसको हम चुंबकीय बल भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स या फिर चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल क्या होता है? ये भी एक प्रकार का गैर संपर्क बल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो विद्युत आवेशित कणों अथवा पिंडों के मध्य कार्यरत आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल के जो बल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है। तो विद्युत आवेशित जो कण होते हैं या पिंड होते हैं, इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है या फिर प्रतिकर्षण बल, जिसको हम रिपल्सिव फोर्स भी बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम चुंबकीय बल
बल बोलते हैं। अगर समान आवेश वाले कण हैं यानी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं तो ये क्या करेंगे, समान आवेश वाले एक दूसरे को दूर भेजने का काम करेंगे यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर विपरीत आवेश वाले कण है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और ये बल क्या कहलाता है, ये बल चुंबकीय बल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर दो चुंबक के समान सिरों को अगर हम एक दूसरे के पास लाते हैं यानी नॉर्थ नॉर्थ पोल अगर हम एक पास ला दिए तो ये चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लग जाएंगे। और अगर हम इनके असमान ध्रुवों को यानी नॉर्थ और साउथ को आपस में लाते हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये किसके कारण होता है, चुंबकीय फोर्स या सॉरी मैग्नेटिक फोर्स या फिर चुंबकीय बल के कारण होता है। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे टाइप हो गए हैं गैर संपर्क बल के। तो हमने बलों के प्रकार को पढ़ा कि संपर्क बल क्या होते हैं, गैर संपर्क बल क्या होते हैं और संपर्क बल के अंतर्गत कौन कौन से बल आते हैं और गैर संपर्क बल के अंतर्गत कौन कौन से बल आते हैं। अब हम पढ़ते हैं अभिकेंद्रीय बल या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। बताइए अभिकेंद्रीय बल या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो अगर कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पे अगर गति कर रही है तो ये गति अगर संभव है, पॉसिबल हो पा रही है, तो किसके कारण हो पा रही है, अभिकेंद्रीय बल या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण हो पा रही है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स लगता कैसे है, तो अभिकेंद्रीय मतलब क्लियर है कि ये क्या है, एक प्रकार का केंद्र की ओर लगने वाला बल है। क्या है, केंद्र की ओर लगने वाला बल है। अब जब भी कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पे ट्रैवल करती है, वृत्ताकार पथ पे गति करती है, तो उस पे एक त्वरण लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ पे अभिकेंद्रीय त्वरण को हम ए से डिनोट करेंगे और इसका जो वैल्यू होती है या इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम कैसे लिखते हैं, v²/r लिखते हैं। क्या लिखते हैं, v²/r लिखते हैं। ठीक है, और इसकी दिशा कैसी होती है, तो इसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है। कैसी होती है, केंद्र की ओर। तो अभिकेंद्रीय बल क्या है, अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगने वाला बल है और खासकर जो वृत्तीय पथ पे गति संभव है वो किसके कारण है, अभिकेंद्रीय बल के कारण है। और जब भी वृत्तीय गति कर रहा है कोई भी पिंड, कोई भी व्यक्ति, तो उस समय पे एक त्वरण काम करता है जिसको हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं और जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ए से, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो v²/r के बराबर होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत विभिन्न बलों में से एक बल की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वृत्तीय गति संभव नहीं है, यानी अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो केवल और केवल अभिकेंद्रीय बल के कारण ही हो रहा है। अब वृत्तीय गति अगर कोई पिंड कर रहा है तो उस समय एक त्वरण काम करता है जिसको हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। उसकी वैल्यू v²/r उत्पन्न होता है और जिसकी दिशा हमेशा कहाँ पे होती है, केंद्र की ओर होती है। तो ये क्या है, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको देखिए F क्या होता है, F=ma होता है। अब यहाँ पे A क्या दिया है, A यहाँ पे दिया है v²/r, तो यहाँ पे F क्या आ जाएगा, mv²/r आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, कभी कभी इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब अभिकेंद्रीय बल के अनुप्रयोग क्या होंगे, तो ग्रहीय पिंडों के परिक्रमण गति में, जैसे ग्रहों द्वारा सूर्य की जो परिक्रमण होती है इसमें अभिकेंद्रीय बल प्रभावी होता है, यानी अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। किसी डोरी के एक सिरे में अगर आप पत्थर का टुकड़ा बांधते हैं और पत्थर के टुकड़ों को ऐसे अपने चारों ओर गोल 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 घुमाते हैं, तो इस समय पे जो बल उत्पन्न होता है वो कौन सा बल उत्पन्न होता है, अभिकेंद्रीय बल ही उत्पन्न होता है। वृत्तीय गति जहाँ समाप्त होगी, आप डोरी को छोड़ेंगे तो ये पत्थर जो होता है वो सरल रेखा में क्या होता है, गति करता चला जाता है। तीसरा है कार या बस द्वारा जब जो मोड़ आता है, वक्रीय पथ आता है, जो सर्कुलर पाथ आता है, वहाँ पे जब वो मुड़ते हैं तो मुड़ते समय एक बल काम करता है केंद्र की ओर जिसको हम अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। हाँ, इसको बैलेंस करने के लिए बाइक सवार जब ऐसे मोड़ पे मुड़ता है तो थोड़ा सा बाहर की ओर झुकता है। बाहर की ओर क्यों झुकता है, क्योंकि उस पर अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। उसको बैलेंस करने के लिए अभिकेंद्रीय बल लगाता है जिससे वो सुरक्षित रूप से मोड़ पे मुड़ जाता है। तो अभिकेंद्रीय बल टायर एवं सड़क की सतह से उत्पन्न घर्षण बल से प्राप्त होता है। ये जो अभिकेंद्रीय बल इस स्थिति में प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है, तो टायर और सड़क की सतह से उत्पन्न घर्षण बल से प्राप्त होता है। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है और उसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब अपकेंद्रीय बल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, तो जस्ट उसका अपोजिट जो अभिकेंद्रीय बल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो केंद्र की ओर लगता है। किधर लगता है, केंद्र की ओर लगता है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। यानी अपकेंद्रीय बल किधर लगता है, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल है। कहाँ से, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल है। ये क्या करता है, अभिकेंद्रीय बल के रिएक्शन के थ्रू में रूप में या प्रतिक्रिया के रूप में लगने वाला एक बल होता है
जो कि अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में लगता है और उसको बैलेंस करने का काम करता है, यानी केंद्र से बाहर की ओर ये बल कार्यरत होता है या काम करता है। तो इस प्रकार का एक आभासी ये बल होता है जिसको हम अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। यानी जब भी हम वो एग्जाम्पल देखें ना, अभी हमने पढ़ा है कि जब भी कोई बाइक सवार ऐसे मोड़ में मुड़ता है तो उस समय उस पर एक बल काम करता है जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, केंद्र के अंदर की ओर। तो उस समय एक आभासी बल भी कार्य करता है जिसको हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, जो कि केंद्र से बाहर की ओर लगता है। ये एक प्रकार का आभासी बल होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। कैसा बल होता है? आभासी बल होता है। उदाहरण के तौर पे जो वॉशिंग मशीन है, दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन है, ये सारी अपकेंद्रीय बल पे काम करती हैं। क्या करती हैं? अपकेंद्रीय बल के आधार पे काम करती हैं। अब हम पढ़ते हैं घर्षण बल या फिर फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। अभी हमने मोटे तौर पे देख लिया है कि घर्षण बल होते क्या हैं। तो घर्षण बल दो सतह के बीच में लगने वाला बल है और ये एक विपरीत दिशा में लगने वाला बल है। ये क्या करता है? किसी भी वस्तु या फिर व्यक्ति के गति का विरोध करता है। क्या करता है? गति का विरोध करता है। और ये दो सतहों के बीच में लगने वाला एक क्या है? विरोधी बल है। क्या है? एक प्रकार का विरोधी बल है। ये हमने देख लिया है। अब जो घर्षण बल है, घर्षण बल मेनली दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थैतिक घर्षण और दूसरा होता है गतिक घर्षण। एक क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब बताइए, जो स्थैतिक घर्षण होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये फोर्स कैसा फोर्स होता है? तो अगर किसी भी वस्तु के स्थिति के कारण, स्थिरता के कारण, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम स्थिरता भी बोल सकते हैं। रिष्ट के कारण अगर किसी वस्तु में या किसी व्यक्ति में बल लग रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण बल बोलते हैं। तो किसी सतह पर स्थिर अवस्था में रखी हुई वस्तु और उस सतह के मध्य जो लगने वाला बल है उसको हम क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण बल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये मान लीजिए कि एक टेबल है और एक टेबल पे बुक रखी है। अब बुक की निचली सतह, बुक की जो निचली सतह है और टेबल की जो ऊपरी सतह है, इसके बीच में जो फोर्स लगता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं या फिर स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में रखी है तो उसके सतह और जिसमें वो रखी है उसके सतह के बीच में जो बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण बल बोलते हैं। टेबल पे रखी हुई, मेज पे रखी हुई पुस्तक या टेबल पे रखी हुई पुस्तक, इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है और ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का एक एग्जाम्पल देगा। जैसे रख देगा, वहाँ पे बोल देगा कि एक पुस्तक है जो कि टेबल के ऊपर रखी है या मेज के ऊपर रखी है, तो उस पर कार्यरत बल कौन सा होगा? तो उस पर कार्यरत बल कौन सा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर स्थैतिक घर्षण बल होगा। एक बल आपको यहाँ पे और देखने को मिलेगा जिसको हम सीमांत घर्षण बल या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। अब सीमांत घर्षण बल क्या होता है? देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे सीधा सिंपल आपको बताती हूँ कि जैसे ये एक बॉक्स रखा है। अब ये बॉक्स कैसा है? स्टेबल है, यानी स्थिर अवस्था में रखा हुआ है। अब मान लीजिए इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यानी स्थिर अवस्था में रखा है, तो यहाँ पे स्थैतिक घर्षण बल कार्य कर रहा है। अब स्थैतिक घर्षण बल जो है, मान लेते हैं यहाँ पे 250 न्यूटन है। कितना है? 250 न्यूटन है। अब इसको गति में लाने के लिए हमको एक चीज़ तो कन्फर्म है कि 250 न्यूटन से अधिक जब हम बल लगाएंगे तभी ये वस्तु क्या हो जाएगी? गति में आएगी, अदरवाइज ये रेस्ट पे ही रही आएगी। तो इस पे पहले हम बल लगाएंगे, कितना लगाएंगे? मान लीजिए 240 न्यूटन लगाए, ये वस्तु वैसे ही बनी रहेगी, यानी इसमें स्थैतिक घर्षण बल ही लगेगा। फिर हमने लगाया 245 न्यूटन, ये वस्तु वैसे ही बनी रहेगी। ठीक है। तीसरा हमने लगाया 250 न्यूटन ही लगा दिया, तो ये वस्तु क्या हो जाएगी? इतने में ही बनी रहेगी, स्टेबल ही बनी रहेगी, क्योंकि इतना इसका खुद ही का फोर्स है, इतना तो इसका खुद का ही फोर्स है। जहां इससे हम थोड़ा सा ज़्यादा, चाहे हम पॉइंट में ही, चाहे हम यहाँ पे 251 ही न्यूटन फोर्स लगाते हैं, तो ये जो वस्तु है ये क्या आ जाएगी? मोशन पे आ जाएगी। यानी स्थैतिक घर्षण के उस अधिकतम मान जिससे कि बस व्यक्ति नहीं, जो वस्तु है, ये वस्तु किस में आ जाए? गतिमान हो जाए, यानी मोशन में आ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण बल। यानी जब किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान लगातार बढ़ाया जा रहा है। अभी यहाँ पे हमने बढ़ाया ना 240 न्यूटन, फिर उसके बाद 245, फिर 250 हमने लगाया, फिर जाके हमने 251 लगाया। 250 तक तो वस्तु क्या थी? स्थिर बनी थी। लेकिन इसको जब हम बढ़ाते गए तो वस्तु का एक अधिकतम बल मिलेगा। उस अधिकतम बल मिलने के बाद वो जो वस्तु है वो वस्तु क्या हो जाएगी? मोशन में आ जाएगी, गतिमान हो जाएगी। तो जो स्थैतिक घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण समाप्त हो जाएगा। आ जाएगा कौन सा घर्षण बल? गतिज घर्षण बल आ जाएगा।
गतिक घर्षण बल आ जाएगा। तो कुल मिला के स्थैतिक घर्षण का वो अधिकतम मान जिसके बाद से वस्तु गति करने लग जाए, गतिमान अवस्था में आ जाए, तो उस अधिकतम मान को हम क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण बल बोलते हैं। आप ये जरूर याद रखिएगा। इससे न्यूमेरिकल प्रश्न कई बार देखने को मिलता है कि जैसे एक बॉक्स दे देगा, एक वस्तु दे देगा, बता देगा कि इसका स्टैटिक फ्रिक्शन इतने न्यूटन है और इसका काइनेटिक फ्रिक्शन इतने न्यूटन है, तो आप इसका लिमिटिक फ्रिक्शन निकाल के दिखाइए। कभी कभी स्टैटिक दे देता है, फिर उसका काइनेटिक निकालने के लिए देता है, तो आप ऐसे अप्लाई करके आप उसको निकाल सकते हैं। अगला क्या है? गतिक घर्षण बल, डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब जो गतिक घर्षण बल होता है, गतिक घर्षण बल क्या होता है? तो गतिमान वस्तु के संपर्क सतह के मध्य लगने वाले बल को हम गतिक घर्षण बल बोलते हैं। यानी अगर कोई दो वस्तुएं कैसी हैं? गति में है, मोशन में है, तो उनके सतह के बीच में जो बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? गतिक घर्षण बल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है, इसको हम फोर्स अप्लाई किए, कोई मोशन नहीं हुआ, तो इसमें कौन सा फ्रिक्शन है? इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्थैतिक फ्रिक्शन है, स्थैतिक घर्षण है। लेकिन अगर हम इस पे बल लगाए और ये खिसक गया, आगे की ओर क्या हुआ? खिसका, तो इसमें कौन सा मोशन होगा? इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी जो सर्पी घर्षण बल यहाँ पे होगा। और दूसरा है कि अगर इस पे हम बल लगाए, मान लीजिए कोई ऐसे राउंड शेप की कोई वस्तु है, उस पर हम बल लगाए और वो लुढ़कना स्टार्ट कर दी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन या फिर रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। यानी उसमें मोशन कैसा हुआ? रोलिंग मोशन हुआ, यानी वो लुढ़क के चल रही है, तो उसमें बल कौन सा लग रहा है? उसमें रोलिंग फ्रिक्शन बल लग रहा है। तो कुल मिला के जो गतिक घर्षण बल होता है, गतिक घर्षण बल दो प्रकार का होता है। एक होता है लोटनिक घर्षण बल, जिसको हम रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो ये कब लगता है? जब कोई वस्तु है वो लुढ़क के चल रही है, तो जो लुढ़क के चलने वाली वस्तु है और जिस सतह पे चल रही है उसमें जो बल लगता है, उसके लुढ़क के चलने वाली गति के विरोध के लिए जो बल लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लोटनिक घर्षण बल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देखिए कि मान लीजिए आप किसी गेंद को सतह पे लुढ़काते हैं। अब गेंद को आपने सतह पे लुढ़काया, तो क्या वो जो गेंद है वो लुढ़कती चली जाएगी? कहीं ना कहीं पे जाके रुकती है कि नहीं रुकती? रुकती है। तो किस कारण रुकती है? जब कोई वस्तु सतह पे लुढ़क के चलती है तो उस पर भी एक ऑपोजिट डायरेक्शन का बल लगता है, क्योंकि घर्षण बल ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला बल है, तो उस पर एक ऑपोजिट डायरेक्शन पे बल लगता है, जिसको हम लोटनिक घर्षण बल बोलते हैं। तो वाहनों के पहिए तथा भूमि के मध्य लगने वाले बल को, घर्षण बल को हम क्या बोलते हैं? लोटनिक घर्षण बल बोलते हैं। जो लोटनिक घर्षण बल होता है ना, इसका मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण जो बल होता है उसका मान क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। सर्पी घर्षण बल, ये गतिक घर्षण का दूसरा प्रकार है। सर्पी घर्षण बल क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? जब समतल सतह पे कोई वस्तु फिसलती है, तो फिसलते टाइम उसके गति का जो विरोध करता है जो बल, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्पी घर्षण बल बोलते हैं। मान लीजिए एक बॉक्स है, उसको हम धक्का देके फिसला रहे हैं, तो हमको कठिनाई क्यों जाती है उसको फिसलाने में? इसलिए जाती है क्योंकि उस पर सर्पी घर्षण जैसे विरोधी बल कार्य कर रहा होता है, जो कि उसकी जो गति है उसको रोकने का काम करता है, उसका विरोध करता है, उसको अपोज करता है। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? सर्पी घर्षण बल बोलते हैं। इसलिए बॉक्स को जब हम धक्का देते हैं ना, तो उसको आगे खिसकाने में हमको प्रॉब्लम जाती है। तो बिना पहिए की किसी गाड़ी को जमीन पर खींचने पर गाड़ी और जमीन के मध्य में जो बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्पी घर्षण बल बोलते हैं। अब घर्षण के उपयोग क्या क्या होते हैं, यानी घर्षण बल जरूरी क्यों है? मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि घर्षण बल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सड़कों पर आवश्यक घर्षण न होने से जो गाड़ियाँ होंगी उनकी पहिया फिसल जाएंगी। अगर सड़क, देखिए जो सड़क होती है थोड़ा खुरदुरी बनाई जाती है। खुरदुरी क्यों बनाई जाती है? ताकि उसमें घर्षण अच्छा बना रहे, और घर्षण अच्छा रहेगा ना, तभी गाड़ी वाहन अच्छे से सुरक्षित रूप से आगे बढ़ेंगे। घर्षण अगर नहीं होगा तो जो मशीनें हैं ये काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो कल पुर्जे हैं जो मशीनों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसको रनअप करते हैं, तो वो उसके बीच में घर्षण बल काम करता है, इसीलिए वो मशीनों को काम करवाते हैं। तीसरा है, घर्षण के उपस्थिति के कारण ही ब्लैक बोर्ड या कागज पर लिखना संभव है। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रही है, ए लिखा, मैंने बी लिखा, यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं लिख रही ना इसलिए लिख पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पेन और हमारा जो ये सतह है इसके बीच में एक घर्षण बल काम कर रहा। अगर घर्षण बल नहीं हो, चिकनी हो, बिल्कुल प्लेन सतह चिकनी हो, तब हम कहीं पे भी, ना ब्लैक बोर्ड में ना ही किसी कागज में हम लिख पाएंगे। ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रख कर दीवार जो बनाई जाती है वो भी घर्षण के कारण ही बनाई जाती है। तो ये तो हो गए घर्षण के उपयोग। अब घर्षण के कुछ क्या है, नुकसान भी हैं, हानि भी हैं। अब हानि कौन कौन सी होंगी? तो घर्षण के
के कारण ऊर्जा का अपव्यय होता है, यानी बहुत अधिक एनर्जी लॉस भी होती है, जिससे मशीनों की उत्पादकता कम होती है। तो ये कुछ घर्षण के हानि हैं। मशीनों में घर्षण के कारण ऊष्मा, ध्वनि, ये इत्यादि चीज़ें क्या होती हैं, उत्पन्न होती है। देखिए कहीं पे भी अगर मशीनें चल रही हैं तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं। क्यों प्रोड्यूस करती हैं? आप दो पत्थर की सतह को घिसने लग जाइए, जहाँ तो पत्थर की सतह को घिसेंगे तो सतह गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि घर्षण होगा, और जब भी घर्षण होगा ना तो उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होगी और ध्वनि भी उत्पन्न होगी, जिससे मशीनों के खराब होने की संभावना रहती है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? बल क्या होते हैं, बल के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा, संपर्क और गैर संपर्क बल। संपर्क बल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं उनको हमने पढ़ा, गैर संपर्क बल के अंतर्गत क्या आते हैं उनको भी हमने पढ़ा। साथ ही हमने क्या पढ़ा कि अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल क्या होते हैं। फिर बाद में हमने फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा, विद एग्जाम्पल, विद डायग्राम। यानी सारी क्लास जो है ये आपकी प्रोडक्टिव क्लास है। अगर आप ये क्लास देखते हैं तो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से अगर प्रश्न बनते हैं तो आप डेफिनेटली उसको हल कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। बाकी आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। इसके पहले क्लास बंद करें, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करके रखिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए, कोई भी जानकारी दी जाए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। धन्यवाद।